बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 3 मौज़ूआत हैं। एक तो शेख रशीद ने जो कल आग उगलती प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका असल मतलब क्या है, उसके अंदर असल बात क्या है, जबकि लोग जो उसकी तशरीह कर रहे हैं वो अपनी जगह सही होने के बावजूद असल मग़ज़ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो नहीं है। दूसरा ये है कि पीटीआई ने अब एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कि ये जो गंदी किस्म की कुछ वीडियोज़ आने वाली हैं, ये दरअसल मरियम नवाज़ शरीफ ने तैयार करवाई हैं। इसमें क्या हकीकत है? और तीसरा, ये प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है कि फ़ौज में तकसीम हो गई है और 70% फ़ौजी वो इमरान खान के साथ है और 30% उसके ख़िलाफ़ है, और ये फ़ौज की तकसीम। तो सबसे पहले शेख रशीद की बजाय हम मरियम नवाज़ पर इल्ज़ाम की बात कर लेते हैं। मरियम नवाज़ पर ये इल्ज़ाम लगाना एक किस्म की डिफेंसिव पॉलिसी है, जो प्रिएम्प्टिव पॉलिसी कह लें, जिसका कोई फ़ायदा उन्हें इसलिए नहीं होगा कि उन्हें पता है, पीटीआई को अच्छी तरह पता है, और ख़ुद पीटीआई ही के लोग इशारा दे रहे हैं कि ये वीडियोज़ किन की बनाई हुई है और कौन इन्हें ला रहा है। मरियम नवाज़ का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्हें अच्छी तरह पता है। वो नाम नहीं ले रहे कि ये वीडियोज़ किन की बनाई हुई है। मैंने अपने एक ब्लॉग में बताया था कि ये वीडियो इन्हीं के एक ख़ास आदमी ने बनाई है, और उसके बाद इतलात ये भी आई, जो नई इतलात है वो ये है कि ये वीडियोज़ उस आदमी के पास नहीं रही, किसी और के पास चली गई है। ये किसी और कौन है, इसका अंदाज़ा आप पीटीआई की तर्जमान टीवी, वेब टीवी कह लें या चैनल कह लें, और जो बैरून मुल्क से ऑपरेट करता है और जिसके पीछे कोई यहूदी तंजीम है, हकीकत का तो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, झूठ बोलता सारा, लेकिन उसने एक प्रोग्राम में ये इंकिशाफ किया है अपनी तरफ से। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए भी 2 कम से कम इनके यूट्यूबर्स ने ये कहा है कि दरअसल इमरान खान पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान वापस ले लें। अगर वापस ले लेते हैं तो फिर हम ये वीडियोस नशर नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान कहता है कि वीडियो चलानी है तो चला दो, मैं अपने लॉन्ग मार्च से बाज नहीं आऊँगा। लॉन्ग मार्च का भी जिक्र मैं करता हूँ कि उसकी अब क्या हकीकत होने वाली है। और लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है कि ये लॉन्ग मार्च का ऐलान मुलतवी करने के एवज़ ये वीडियोस रोक ली जाएंगी, और अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान ना रुका तो वीडियोस जारी हो जाएंगी। इसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन इनका इशारा जो है वो किसी और तरफ है। मैं ये नहीं कहता कि ये इनका इशारा दुरुस्त है, लेकिन ये खुद इशारों के ज़रिए इल्ज़ाम किसी और पर लगा रहे हैं, उन पर लगा रहे हैं जिनसे बकौल इनकी बारगेनिंग हो रही है। और वीडियोज़ के बारे में जो मज़ीद तफसीलात मिली हैं वो सिर्फ वही नहीं है जो लोग समझ रहे हैं, वो भी हैं 6-7 वीडियोज़ वो भी हैं, और बड़ी एक्सप्लिसिट है उनमें, और उनमें उनको देखकर साफ पता चल जाता है, जो लोग जिन लोगों ने देखी हैं वो बता रहे हैं कि साफ पता चल जाता है कि ये वीडियो किसी फेक टेक्नोलॉजी से नहीं बनाई गई हैं, बल्कि असल है, ओरिजिनल है। और जिस तरह एक स्टिंग ऑपरेशन में वीडियो कैमरा लेकर या मोबाइल कैमरा लेकर कोई आदमी पहुंच जाता है, इस तरह की वीडियोज़ हैं, और कुछ इस तरह की वीडियो जो खुद बनाई गई हैं बाहमी रजामंदी के साथ, प्लानिंग के साथ, अपने अपने स्टोर में, इन ऐसी चीज़ों के स्टोर में महफूज रखने के लिए, गुजरी वक्त की याद के लिए। और ये इतनी पुरानी नहीं है जिस तरह की ये कहा जा रहा है। अच्छा, ये पीटीआई के मिलाकर ये भी कह रहे हैं कि ये पुरानी वीडियोज़ हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, अब इमरान खान बदल चुका है। तो इसका मतलब है कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि वीडियोज़ असली हैं लेकिन ये पुरानी हैं। तो बात यह है कि फ़र्क पड़ता है भाई। यूरोपीय मुल्कों की आप मिसालें देते हैं कि बरतानिया में ऐसा होता है, स्वीडन में ऐसा होता है, तो इन मुल्कों में क्या होता है? इन मुल्कों में अगर किसी सियासतदान की, किसी हुक्मरान की, किसी वज़ीर की, अवामी मफाद के ओहदे पर बैठे हुए किसी भी आदमी की ऐसी वीडियोज़ चाहे 20 साल पुरानी हों, वो सामने आ जाए तो उसको ओहदे से हटा दिया जाता है, या तो वो खुद रिज़ाइन कर जाता है या उसको उठाकर फेंक दिया जाता है, इसलिए कि वो कहते हैं कि जिसका माजी ऐसा रहा है वो अवामी खिदमत क्या करेगा। तो पुरानी नई के चक्कर से ये ड्रामा नहीं चलेगा कि ये पुरानी है और अब इमरान खान नेक होगा, और इमरान खान का जो नेक हो गया ये भी सारा सरासर झूठ है। अभी 1 साल पहले तक प्राइम मिनिस्टर हाउस के 4थे फ्लोर पर जो कुछ होता रहा है उसकी तफसीलात भी किसी न किसी वक्त सामने आएंगी, और लोगों को पता चलेगा कि ये रियासत मदीना का नाम लेने वाला और इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन पढ़ने के बाद बच्चियों को नचाने वाला, इसका असल कितना घिनौना और इसका माजी कितना दागदार है, बल्कि इसका हाल भी दागदार है। फ़र्क सिर्फ ये है कि चूँकि हाल की कोई वीडियो नहीं है, लेकिन हाल की गवाहियाँ मौजूद हैं, वो भी अपने वक्त पर आ जाएंगी। इसलिए ये फजूलियात नहीं चलेंगी कि ये तो माजी का किस्सा है और अब इमरान खान बदल गया, अब उसने तौबा तायब होकर
साध बन गया है, बड़ा वलीउल्लाह बन गया है। ये जो फ्रॉड है, ये जो खुद को धोखा देने वाली बात है, ये अब चलने वाली नहीं है। इन वीडियोस के अलावा जिनका लोग ज़्यादा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ और वीडियोस भी हैं, कुछ और ऑडियोज़ भी हैं जिनमें इसकी करप्शन के हवाले से ईमानदारी का जो एक मुलम्मा चढ़ाया गया था झूठा, वो उतर जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि दरअसल ये कितना करप्ट आदमी है। और जिस तरह ये फराह बीबी का केस इसके गले पड़ने वाला है, उसके नतीजे में ये बहुत कुछ चीज़ें सामने आएंगी। तो ये तो मरियम नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात के हवाले से एक तबसरा था, जिसमें ये बताना भी मकसूद था कि ये जो मरियम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दरअसल ये एक किस्म की प्रिएम्प्टिव मेजर है इनकी, और जो इनको फ़ायदा नहीं देगी। अब दूसरा, शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आ जाइए। उसने कहा है कि लॉन्ग मार्च जो है वो खूनी शक्ल इख्तियार कर सकता है, बल्कि खूनी शक्ल इख्तियार कर जाएगा और लोग खुद को आग लगा लेंगे। जिस इशारा उस तरफ है जिस तरह जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को फांसी दी गई थी, तो मुल्क भर में बहुत से शायद 1.5 दर्जन के करीब जियालों ने खुद को आग लगा ली थी, और उनमें से कई चल बसे थे, कुछ ज़ख्मी होकर बच गए थे। और लेकिन ये एक सियासी तारीख में अपनी नौयत का पहला वाक़या था कि अपने लीडर की जान बचाने के लिए लोगों ने खुद को आग लगाई हो। खैर उस वक्त तरह तरह की बातें भी हुई थी कि ये दरअसल पैसे देकर लोगों को लाया गया और कहा गया था कि तुम पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा देंगे और फ़ौरन ही बुझा देंगे, थोड़े बहुत ज़ख्म आएंगे और उसके बदले में हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें ये पूरी तरह सच्चाई नहीं है। कुछ लोगों ने, कुछ हो सकता है कुछ लोगों को लाया गया हो, लेकिन कुछ लोगों ने वाकई जज्बात में आकर खुद सोजी का ये इकदाम किया था, और उनमें कई लोग चल बसे थे बेचारे। तो ये उस तरह की धमकी है। तो शेख रशीद से बस कहा जा सकता कि मियाँ माफ़ करो, तुम्हारी पार्टी में पीटीआई में जान देने वाला कोई नहीं है। चांद रात पर जिस तरह ये इनके लोग बाहर नहीं आए, उसकी 2 वजह बयान की जाती है। एक वजह तो खैर मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि इनका जो जोश व खरोश था, जो इश्तिआल था फौरी, वो दब रहा है, दब चुका है और काफ़ी हद तक और मज़ीद दब जाएगा। और दूसरी वजह ये भी थी कि इनके अंदर एक अफवाह फैल गई थी कि जब हम इकट्ठे होंगे तो ये जो तौहीन रसालत का हम पर इल्ज़ाम लगाया, तो इसके हवाले से कुछ मजहबी जुनूनी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे और वो पता नहीं वो क्या हमारे साथ कर देंगे। हालांकि अभी तक किसी तंजीम ने यह ऐसा ऐलान नहीं किया था और ना किया है कि पीटीआई के लोग अगर बाहर आए तो हम उनके साथ ऐसा कर देंगे। और वैसे भी तौहीन रसालत का इल्ज़ाम कुछ लोगों पर है, पीटीआई के तमाम कारकुनों पर तो ये इल्ज़ाम है भी नहीं, लेकिन उनके अंदर इतना डर बैठ गया है कि वो बाहर ही नहीं आए। और पूरे मुल्क में आपने देखा कि ज़्यादातर तो खैर कहीं कोई एक आदमी भी नहीं निकला, और अगर चंद शहरों में, लाहौर, कराची में कुछ लोग निकले भी हैं, को उनकी सबकी मजमूई तादाद मिलाकर भी 1100-1200 से ज़्यादा नहीं बनती। ज़ाहिर है ये सूरत इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा मायूस कुन थी। और इसी हवाले से ये जो मैंने कहा था कि लॉन्ग मार्च की मैं बात करता हूँ, तो कल जो इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास हुआ है, तो उसमें ये कहा गया है कि ये लोग तो नहीं निकल रहे और ये मई का महीना बहुत गर्म है और लोग नहीं निकलेंगे, और अगर नहीं निकले तो हम मारे जाएंगे। यही बात शेख रशीद ने भी अपने बयान में कही कि इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में या तो हम तर जाएंगे या फिर हम मर जाएंगे या हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा हमेशा के लिए, और ये दूसरा इम्कान जो है वो ज़्यादा गालिब है। और इसी वजह से ये पार्टी के अंदर फिर ये राय दी गई कि लॉन्ग मार्च को मुलतवी किया जाए। और लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने का बहाना क्या बनाया जाए, इससे पहले ये हर तरफ ये प्रोपेगेंडा फैला दिया जाए कि हमारे साथ खुफिया मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, चुनाचे मुज़ाकरात का नतीजा बरामद होने तक हम कोई इक़दाम नहीं करेंगे, इसलिए ये लॉन्ग मार्च जो है हम मुलतवी कर रहे हैं। हालांकि लॉन्ग मार्च मुलतवी करने की वजह कोई मुज़ाकरात नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात सिरे से हो ही नहीं रहे हैं। और यही बात है जो शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में असल बात है जो मैं बताने वाला हूँ। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान ने मुझे रोक दिया है कि मैं सुलह की कोई कोशिश ना करूँ। ये एक फरेब है। असल बात यह है कि इनकी तरफ से बार बार वहाँ रब्ता किया गया, मिन्नतें की गई, तरले किए गए कि हमें कुछ बचा लो, ये हुकूमत, ये दिलाने की बात हो रही है ना कि फौरी तौर पर हमें हुकूमत वापस दिलवा, ऐसा कोई मुतालबा वो नहीं कर रहे और कर भी नहीं सकते। वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि हमें ये इन केसेस से बचाओ जिनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक केसेस करप्शन के हैं, आइन शिकनी की भी हैं। आइन शिकनी के हवाले से भी मैं प्रोग्राम करूँगा कि ये जो बाज़ लोग दलीलें दे रहे हैं कि अगर आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई तो ये आइंदा की सियासत के लिए एक मनफी रुझान होगा और एक बुरी मिसाल बन जाएगी, सियासी इंतकाम में इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये इनकी दलील जो है बिल्कुल रद्द कर देने के काबिल है, लेकिन इस पर मैं अगले व्लॉग में बात करूँगा कि ये क्यों रद्द कर देने के काबिल है। फ़िलहाल इसको ज़्यादा डर करप्शन के केसेस का है
اور وہ ان کیسز سے بچنا چاہتا ہے، اور ان کیسز سے بچنے کے لیے ہی یہ سارے فوج سے رابطے کی جا رہے ہیں، اور فوج کی طرف سے ایک ہی جواب آ رہا ہے کہ بھئی ہم غیر سیاسی ہیں، ہم نہ کسی کو یہ کہیں گے کہ مقدمہ چلاؤ، اور نہ ہم یہ کسی کو کہیں گے کہ مقدمہ نہیں چلاؤ۔ تو یہ سارا قصہ ہے، اور لانگ مارچ سے بھاگنے کے لیے اب یہ بہانے ڈھونڈے جائیں گے، مذاکرات کی کہانی گھڑی جائے گی کہ خفیہ بات چیت چل رہی ہے، خفیہ بات چیت کہیں بھی نہیں چل رہی۔ آخری پوائنٹ جو ہے، فوج کے اندر 70% حامی ہیں لوگ عمران خان کے۔ یہ پروپیگنڈا کہاں سے آ رہا ہے اس کے پتہ چل گیا ہے، یہ پروپیگنڈا پشاور سے آ رہا ہے، یہ ساری لہر وہاں سے دی جا رہی ہے۔ حقیقت میں فوج کے اندر نہ تو کوئی ڈویژن ہے اور نہ ہی یہ تناسب ہے حمایت کا اور مخالفت کا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فوج کے اندر ہر پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، مثلا شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہیں، لیکن وہ مذہبی بنیادوں پر تقسیم نہیں ہوتے۔ فوج کا اپنا ایک ادارہ ہوتا ہے، اور ماضی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کی فوج مذہبی یا سیاسی پسند ناپسند کی بنیاد پر تقسیم ہوئی ہو۔ جو کمانڈ کا فیصلہ ہوتا ہے، جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے بہت سارے حامی فوج کے اندر موجود تھے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کا جو زیادہ زور تھا وہ پنجاب میں تھا، اور پنجابی افسروں میں ایک اچھا خاصا تناسب تھا جو بھٹو صاحب کو بڑا لیڈر سمجھتا تھا، لیکن فوج میں کوئی ڈویژن نہیں ہوئی۔ اور یہ 70 اور 40 30% والی بات تو بالکل ہی جھوٹ ہے، اور اس میں جو حالیہ دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، 4 مرحلے ہیں اس کے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جس کا میں کنونس کرتا رہا ہوں لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ یہ ایک افواہ ہے کہ غیر ملکی سازش کا جو بیانیہ گھڑا گیا تھا اس کی وجہ سے عمران خان کی مقبولیت بڑھ گئی۔ عمران خان کی مقبولیت نہیں بڑھی، صرف یہ تھا کہ اس کے جو ہارڈ کور حامی تھے ان کا فوری اشتعال سامنے آیا، اور اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ تاثر بنایا یا لیا یا بنانے کی کوشش کی کہ دیکھو عمران خان کے حق میں کتنے لوگ نکل آئے۔ حالانکہ یہ ایک بددیانتی کی بات تھی، کیونکہ اگر سارے پاکستان میں جب عمران خان کی کال پر وہ پہلی رات کو لوگ نکلے تھے، حکومت برطرف ہونے سے 2 دن پہلے بھی اور حکومت برطرف ہونے کے بعد بھی، ان سب کی گنتی کی جائے تو وہ چند ہزار بنتی ہے، لاکھوں کا تو کوئی چکر ہی نہیں تھا۔ لیکن ان کے ظاہر میڈیا پر ان کے بڑے لوگ ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کی بڑی گرفت ہے، انہوں نے فضا ایسی بنا دی کہ جیسے ہر شہر میں لاکھوں لوگ نکلے، اور ایک صاحب نے تو جوش میں آ کر یہاں تک کہہ دیا کہ 1 کروڑ لوگوں نے اس روز سڑکوں پر آ کر عمران خان کے حق میں مظاہرے کیے اور نعرے لگائے۔ یہ سارا جھوٹ تھا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ تھا کہ جب یہ سازش کا بیانیہ دم توڑ گیا، ISPR نے 2-3 مرتبہ تردید کر دی، اور PTI کے اندر سے 3 لیڈروں کے جو بیانات تھے وہ بے ساختہ تھے یا منصوبے کے تحت تھے، جو بھی تھے، اس کی وجہ سے بھی ان کو نقصان پہنچا۔ مثلا سب سے پہلے تو چودھری فواد نے بیان دے دیا، فواد چودھری نے، کہ یہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ ہوتی تو آج بھی ہم حکومت میں ہوتے۔ پھر یہی بات پرویز الہی نے کی 2 TV ٹاک شوز میں، اور پھر یہی بات شیخ رشید نے بھی کر دی۔ یہ ظاہر ہے وہ شیخ رشید کی اپنی عوامی مسلم لیگ ہے، پرویز الہی کاف لیگ کا ہے، لیکن عوامی سطح پر تینوں کو ایک ہی گروپ کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ تو ان 3 لیڈروں کے بیانات نے بھی جو رہی صحیح کسر تھی وہ پوری کر دی۔ اب غیر ملکی سازش کا جو الزام ہے، جو ڈرامہ ہے، جو بیانیہ ہے، وہ اپنی موت مر گیا۔ اس کے بعد یہ توہین رسالت کا واقعہ ہوا، توہین مسجد نبوی، توہین حرم نبوی، وہ اتنا سنگین تھا کہ اس کا رد عمل پاکستان میں جو ہوا، اس نے PTI کو ڈرا کر رکھ دیا اور وہ سہم کر رہ گئی۔ اس سے بھی ان کی جو گراف تھا وہ نیچے آیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو عمران خان نے فرہ گوگی کی جس طرح وکالت کی، اس سے بھی PTI کے لوگ مایوس ہوئے۔ اس سے پہلے توشہ خانے کا جب ایشو اٹھا تو اس سے بھی PTI کے ہارڈ کور کئی حامی جو تھے انہوں نے اپنی رائے بدل لی۔ تو حقیقت میں PTI کی مقبولیت گرتے گرتے اب اس سطح پر آ پہنچی ہے کہ اگر اس کا تناسب بیان کیا جائے تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ نہیں یار اتنی زیادہ نہیں گری ہوگی۔ جب یہ فوری طور پر ایکشن ہوا تھا تو عمران خان کی جو مقبولیت بڑھ گئی تھی، تو اس کے بارے میں جو حقیقی سروے تھا وہ یہ تھا کہ مقبولیت بڑھ کر 27% ہو گئی ہے۔ اس وقت اس سے پہلے 15% کے قریب تھی، گویا کہ 12% بڑھی، اور اب جو کم ہوئی ہے وہ 12% سے زیادہ کم ہوئی ہے۔ یعنی ایکچوئل PTI کی جو پوزیشن جب وہ حکومت کے آخری دنوں میں تھی اس سے کم ہو کر مزید نیچے آ گئی ہے۔ اور اب یہ میں جو کام کی بات کرنے والا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ لانگ مارچ کو ملتوی کرنے کا اب بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس پر غور ہوگا کہ اس کی تاریخ کو آگے کیسے بڑھانا ہے، کس بنیاد پر بڑھانا ہے، کیا بہانہ کرنا ہے۔ اس کے لیے تیاری انہوں نے شروع کر دی ہے، اور تیاری یہ ہے کہ یہ ہر طرف ایک بات پھیلائی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، کچھ شرطیں عائد کی گئی ہیں، کچھ پیشکشیں عائد کی گئی ہیں، اور ہم ان پر غور کر رہے ہیں۔
تو یہ سارا بکواس، سارا جھوٹ، سارا دھوکہ، اصل حقیقت یہ ہے کہ اب یہ لانگ مارچ ملتوی کرنے کا ایک عذر تلاش کریں گے، اس کو گھڑیں گے۔ تو ناظرین اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔